हाय फ्रेंड्स। आज की क्लास मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में आपने इसके पहले भू राजस्व प्रणाली में जो ब्रिटिश द्वारा लाया गया भू राजस्व प्रणाली में आपने अस्थाई बंदोबस्त को देख लिया है। और अस्थाई बंदोबस्त के बाद जब अंग्रेज हताश हो गए कि उनको अब ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने दूसरी कर प्रणाली को अपनाए। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं आज उसी में। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली में आपने देखा कि जो दूसरा कर व्यवस्था थी, दूसरी कर व्यवस्था थी अंग्रेजों की, वह थी रैयतवाड़ी। क्या था? रैयतवाड़ी। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, रैयत का शाब्दिक अर्थ होता है किसान। क्या होता है? किसान। एक बात याद रखिएगा कि उस समय जो किसान होते थे अच्छे अच्छे काश्तकार के रूप में हुआ करते थे, उनके पास किसानी जबरदस्त होती थी, अच्छा खासा मुनाफा भी होता था। लेकिन जो ब्रिटिश द्वारा भू राजस्व प्रणाली लागू की गई, उसमें दूसरा पायदान जो रैयतवाड़ी था, फ्रेंड्स आज जो हेडिंग आप क्लास लेंगे वह रैयतवाड़ी की लेंगे। रैयतवाड़ी की। तो रैयतवाड़ी में याद रखिएगा, जैसा कि आपने देखा कि जब अस्थाई बंदोबस्त था उसमें क्या होता था, अंग्रेज सबसे ऊपर होते थे। इसमें सबसे पहले तुलना कर लीजिए। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त में अंग्रेज सबसे ऊपर। इनके नीचे जो होते थे, अंग्रेजों द्वारा चयनित किया गया था जमींदार को, यानी कि जमीन का पूरा हक मालिकाना जमींदार के ही पास होता था। ठीक। इनके नीचे जो होते थे वह कृषक होते थे। अब कृषक बेचारे क्या करते थे? कृषि। और इसी कृषि से भूराजस्व वसूल करके, भूराजस्व कर वसूल करके किसको देते थे? जमींदार को देते थे। और जमींदार वसूल करके किसको देते थे? अंग्रेज को देते थे। धीरे धीरे आपने देखा होगा, अंग्रेजों ने जो कर प्रणाली लगाया था, जो कर व्यवस्था लगाया था कि 11 भाग में 10 मेरा हिस्सा है और एक जमींदार का होगा, तो यह प्रणाली उनसे मुनाफा के लिए किए थे अंग्रेज, लेकिन उनको मुनाफा बिल्कुल नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जमींदार को यह लगने लगा कि यहां पर फिक्स कर दिया गया था। यहां पर क्या था? फिक्स कर दिया गया था कि आपको जो राजस्व कर देना है जमींदार को, वह एकदम फिक्स था। तो जमींदार ये भी सोचने लगे कि हमारा तो फिक्स है, इतना ही हमको देना होगा। किसको देना होगा? अंग्रेजों को देना होगा, ब्रिटिश को देना होगा। ठीक है। तो जब फिक्स हो गया तो ये जमींदार क्या करते थे? कृषक से और अधिक पैसा वसूलते थे। जितना ब्रिटिश द्वारा कर लगाया गया था उससे अधिक कर वसूल लेते थे, और मुनाफा किसका हो जाता था? 1% उसमें ले ही रहे, मतलब एक हिस्सा तो ले ही रहे। अब जब एक हिस्सा ये अधिक ले रहे हैं तो सवाल सी बात, और जो हिस्सा इनसे वसूलेंगे उनसे और अधिक लेंगे कि नहीं लेंगे? तो इनका मुनाफा कौन होगा? तो जमींदार इसमें क्या हो गए? अमीर होते गए। और जब जमींदार अमीर होते गए तो जमींदार लोग एकदम धनाढ्य होते गए, और अंग्रेज लोग ये सोचते गए कि आखिर क्या भू राजस्व कर उतना ही आ रहा है? कभी कृषि बढ़ भी सकती है और फसल अच्छी खासी हो भी रही है। ऐसा क्या कंडीशन है कि जो हमको भू राजस्व कर बढ़ के नहीं मिल रहा है? हमने तो फिक्स कर दिया, मैंने गलती कर दिया। तो याद रखिए, उसमें जमींदार ही अधिक अच्छा खासा मुनाफा ले रहे थे कृषकों से,
यानी जितना अंग्रेजों ने फिक्स किया उससे कहीं ज्यादा जमींदार कृषक से पैसा वसूलते थे, और जितना अंग्रेजों ने फिक्स किया था उतना अंग्रेज को देते थे। अंग्रेज उसके बाद जमींदार जो बचता था जमींदार को हो जाता था। धीरे धीरे जमींदार जब अमीर होते गए तो इन्होंने एक प्रथा, याद रखिएगा, अपने अंदर जमींदार को और रखते चले गए, एक नए जमींदार का जन्म हो जाता है। तो इसको याद रखिए, पटनी व्यवस्था कहा जाता है। यानी कि वंशावली होती चली गई कि जमींदार का बेटा जमींदार, जमींदार का बेटा जमींदार, ये वंशावली होती गई, अनुवांशिकी में होता गया। तो अब अंग्रेजों को मुनाफा नहीं हो रहा है क्योंकि अंग्रेज मुनाफा चाह रहे हैं, अब इसलिए आए भी। तो ये कहते हैं कि जब हमको मुनाफा नहीं हो रहा है तो हम बीच वाले जो बिचौलिया हैं जमींदार, इसको हम हटा देते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी, जैसा कि आप जानते हैं कार्नवाल इसने लागू किया था 1793 में। इतनी बात समझ गई। तो अंग्रेजों द्वारा, याद रखिएगा, यह अस्थायी बंदोबस्त जब लागू किया गया तो बाद में आप याद रखिएगा जब इनको फायदा नहीं हुआ तो एक दूसरा कर प्रणाली लागू किए जिसका नाम है रैयतवाड़ी। अब इसमें भी अंग्रेज सबसे ऊपर है। इसमें भी सबसे ज्यादा ऊपर कौन है? अंग्रेज है। ठीक है, अंग्रेजों ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, बीच में जो बिचौलियों का काम जमींदार करते थे, अब हम जमींदार को हम लाएंगे ही नहीं। हमारा सीधा संबंध किससे होगा? कृषक से होगा। इसका मतलब अंग्रेज होंगे, उसके बाद अंग्रेज का जो राजस्व कर वसूले जाएंगे वह किससे वसूले जाएंगे? कृषक से वसूले जाएंगे। अब इसमें आपने देखा कि 51 टैक्स बढ़ते गए, कर बढ़ गया, इसमें कर कुछ और था, इसमें कर और बढ़ गया, आधा होता गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज सोचे कि जो जमींदार को हम देते हैं, जमींदार को दे ही रहे हैं, और जमींदार को जब हम निकाल देंगे तो उसका हिस्सा हमारे खाते में आ जाएगा। और दूसरा कंडीशन सोच रहे थे कि जब जमींदार अमीर हो गए हैं, इसका मतलब अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था तभी अमीर हो गए। इसलिए अंग्रेजों ने चालाकी के साथ क्या कर दिया? 51% कर दिया। और 51% के साथ साथ याद रखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि 1855 में ये 50% ये भी कर दिए गए। क्लियर? आदि हो गया। अब देखिए इसमें एक पॉइंट क्या समझेंगे, अंग्रेज तो कृषक से जो है सीधा संबंध बना लिए, लेकिन अंग्रेज ये भी चाह रहे थे कि जमीन बिचौलिए में कोई ना आए। लेकिन याद रखना, जब 50% कर देंगे तो कृषक के पास भी परिवार तो है ना, अपना परिवार का खर्चा भी चलाएगा, और उसके बाद हर साल या हर वर्ष राजस्व कर वसूल करके अंग्रेजों को भी देगा, चाहे फसल नष्ट हो, चाहे फसल बने या खराब हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, जो देना है अंग्रेजों को देना ही पड़ेगा। अंग्रेज का सिद्धांत ये था। तो कृषक क्या करेगा? अपना परिवार भी चलाएगा और अगले वर्ष के लिए पैसा बचाएगा कि पता नहीं आने वाले भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि कृषि हो पाए या सूखा पड़े। अगर हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो हमको कर तो देना ही पड़ेगा ना। तो अगले वर्ष के लिए क्या करेगा? पैसा राजस्व कर बचा के रखता था, राजस्व कर बचा लिए। अब देखिए परिवार चलाने के लिए खर्चा होना चाहिए, तो अगले वर्ष का भी परिवार चलाना पड़ेगा ना। और दूसरा कंडीशन क्या था कि अगले वर्ष की कृषि भी करनी पड़ती थी, तो उसका भी पैसा बचाना पड़ता था। हुआ क्या कंडीशन? तब कृषकों को धीरे धीरे क्या हुआ? टेंशन होने लगा। कृषक किसके पास गए? जैसा कि आप जानते हैं, साहूकार के पास गए। किसके पास गए? साहूकार के पास गए। अब साहूकार वाली प्रणाली कहां लागू था? याद होगा, दक्षिण भारत में। अब आप सोच रहे हैं दक्षिण भारत में जो लागू था कहां पे स्पेशल? जैसा कि आप जानते हैं, टीपू सुल्तान जब मारा गया, टीपू सुल्तान जब मारा गया है तो टीपू सुल्तान स्पेशल मैसूर कराने वाला था।
जैसा कि कर्नाटक में आप जान ही रहे हैं। तो मैसूर का रहने वाला, मैसूर में भी आपको याद होगा 1792 ईस्वी में, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वप्रथम अंग्रेज जो है, अंग्रेज में एक कैप्टन थे जिनका नाम रीड था, वही रीड जो है ये रैयतवाड़ी शुरू कर दिए, किसानों से मेल जोल करना शुरू कर दिए। तो इसे मिटाते हैं। सबसे पहले आज हम रैयतवाड़ी की क्लास थोड़ा डीपली जाकर के अध्ययन करते हैं। रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी का अर्थ होता है, रैयत का अर्थ होता है किसान। क्लियर? और याद रखना, रैयतवाड़ी सर्वप्रथम एक अंग्रेज थे जिनका नाम था कैप्टन रीड। इनके मन में ख्याल आया कि हम जमींदारी प्रथा को खत्म करें, बिचौलियों का काम खत्म करें, हम सीधा किसानों से जुड़े, किसानों से जुड़े। इसलिए 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड ने रैयत वाड़ी व्यवस्था को शुरू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू कर दिया। किसने शुरू कर दिया? याद होगा, कैप्टन रीड ने। अब देखिए, ये रैयतवाड़ी उस समय, याद रखिए, स्पेशल मद्रास में साहूकार वाली प्रथा चल रही थी। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया, तो आप सबसे पहले आप ये पूछेंगे कि कहां लागू किया। चलिए, 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड ने लागू किया। और कहां लागू किया? बारामहल। बारामहल क्षेत्र में लागू किया। अब बारामहल क्षेत्र में लागू किया। अब बारामहल का यहां मैटर क्या है, पहले तो जानिए बारामहल कहां है। याद रखिए, जब 1790 और 92 में आंग्ल मैसूर का तृतीय युद्ध चल रहा था, तृतीय युद्ध चल रहा था, उसमें क्या हुआ था, टीपू सुल्तान मारा गया। क्लियर? अब ये बारामहल क्षेत्र हमको क्लियर करना है, बारामहल क्षेत्र कहां है। टीपू सुल्तान मारा गया था, और याद होगा कि जब टीपू सुल्तान मार दिया गया, उसी दौरान याद होगा कि अंग्रेज मराठा और निजाम से मिलकर संधि कर लिए थे, तभी टीपू सुल्तान मारा गया। और संधि में क्या हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं, कॉर्नवालिस ने क्या कहा था। कॉर्नवालिस ने कहा था कि हम अपने दोस्तों को मजबूत होने नहीं देंगे और दुश्मनों को नेस्ता नाबूद कर देंगे। ये कॉर्नवालिस का सिद्धांत था। और कॉर्नवालिस इसी सिद्धांत के आधार पे मराठा और निजाम को भी दोस्त बना के रखा था, इनको मजबूत होने नहीं दिया। और संधि हुई थी। संधि क्या हुई थी कि मराठा और निजाम हमारे साथ, आप साथ दीजिए, हम मैसूर में विजय प्राप्त करेंगे। जब विजय हो जाएगी तो हम तीनों लोग क्या करेंगे, बंटवारा कर लेंगे, जितना भी हिस्सा जीते रहेंगे सभी हिस्से में क्या करेंगे, तीन लोग बांट करके ले लेंगे। यह सिद्धांत किसका था? कॉर्नवालिस का सिद्धांत। एक संधि के तहत हुआ। किसके साथ संधि हुई थी? मराठा और निजाम के साथ। ठीक है। अब
उसी दौरान जब टीपू सुल्तान मारा गया तो स्वाभाविक सी बात है मैसूर कब्जे में आ ही जाएगा। मैसूर का कुछ क्षेत्र जो है जब कब्जे में आ गया अंग्रेजों के, तो कंडीशन क्या हुआ, इस पॉइंट को देखिएगा। अंग्रेज बड़े चालाक थे, हर जगह मुनाफा चाह रहे थे। अंग्रेजों ने मैसूर से, याद होगा अलीवर्दी टीपू सुल्तान के पिताजी जो थे, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली, हैदर अली को एक शस्त्रागार मिला हुआ था दुर्ग के रूप में, डिंडीगुल, जो कि ये पूरी तरीके से क्या था, शस्त्रागार था, जहां पर शस्त्र, राइफल, पिस्टल, ये सब शस्त्र बना करते थे। इनको मिल गया था हैदर अली को। और याद रखिएगा दूसरा कंडीशन था, एक 12 महल क्षेत्र था वही मैसूर में, 12 महल क्षेत्र था और ये बहुत उपजाऊ था। और उसके बाद अंग्रेजों ने यह भी संधि के तहत ले लिया, याद रखिएगा, मालाबार तट, मालाबार तट को ले लिया। तो अंग्रेज ये तीनों क्षेत्र ले लिए थे उस संधि के तहत। और उस संधि के साथ क्या लिए, डिंडीगुल ले लिए, 12 महल क्षेत्र ले लिए और मालाबार तट ले लिए। किसने लिया, अंग्रेजों ने लिया, अर्थात कॉर्नवालिस ने संधि के तहत ले लिया। ये वही 12 महल क्षेत्र है, वही 12 महल क्षेत्र है जो आप कैप्टन रीड द्वारा लागू किया गया है। तो फ्रेंड्स इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है, याद रखिएगा, टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो आता है और जैसा कि आप जानते हैं कि टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर बनकर आता है। अब टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर बन के आ गया। अब तो चाहे वो अच्छे खासा नियम तो लगा ही सकता है, मद्रास को तो है नियम लगा दिया कि हमको सबसे ज्यादा मुनाफा होना चाहिए। तो ये पूरे मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दिया। उसके बाद याद रखिए, कर्नाटक का एक जिला है, जैसा कि आप एटलस में देखेंगे उसे कोडागु जिला लिखे दिखाई देगा, और पहले जो था वह कुर्ग जिला था। आज जो है कोडागु जिला और पहले क्या था, कुर्ग जिला। तो इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए कुर्ग भी हो गया। अब उसके बाद ये भी याद रखिए, मुंबई में भी है क्योंकि अंग्रेज पहले से वहां रह रहे थे। उसके बाद देखिए पूर्वी छोर में चले जाइए, असम में, यहां भी क्या हो गया, रैयत वाड़ी प्रथा चालू कर दिया था। अब रैयतवाड़ी प्रथा जब चालू कर दिया तो यहां पर भी सबसे पहले पूरे मद्रास में, याद होगा कैप्टन रीड ने कहा किया था, 12 महल क्षेत्र पर किया क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र था जो कि मैसूर में ही था। उसके बाद मद्रास में पूरा लागू किया गया। फिर कर्नाटक का एक जिला कुर्ग जिला, जैसा कि आज कोडागु जिला। यहीं से याद रखिए एक ऐसा जिला है जहां से कावेरी नदी निकलती है। मुंबई, फिर उसके बाद असम, यहां पर रैयतवाड़ी प्रथा चालू कर दी गई। अब देखिए रैयतवाड़ी है क्या चीज। रैयतवाड़ी एक ऐसा सिस्टम था, पहले तो आप ये जान लीजिए, यहां सब जो सिस्टम लागू किया गया था,
इसके पहले तो 1/3 भाग था। यानी जब कैप्टन रीड लागू किया था, उन्होंने कहा कि देखिए हमको 1/3 राजस्व कर चाहिए। जब 12 महल में लगाया था तो सबसे पहले कितना चाहिए? 1/3 चाहिए। अब जब ये आया, टॉमस मुनरो आया, तो ये सब कंडीशन में कितना लगा दिया? 51%, 51% लगा दिया। और उसके बाद देखिए 1855 तक आते आते यह कर 50% कर दिया गया। इसका मतलब यहां पर 50% हो गया। यहां भी जनता क्या हो गई? 50% कर देने के लिए अब देना ही पड़ेगा भाई, जरूरी हो गया ना उनके लिए। तो इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते आगे। अब 50% हो गया, तभी जनता से परेशान, एकदम टूट टूट के बिखर चुके हैं। लेकिन होता क्या है? अंग्रेजों ने एक शर्त दे दिया। अंग्रेजों ने कहा क्या कि देखिए कंडीशन समझिए कराइए तो में। अब मेन पॉइंट है, अंग्रेजों ने किसान से कहा कि ऐसा है, आप हमें 50% दीजिएगा। दीजिए राजस्व कर। राजस्व कर के रूप में 50% मांगना शुरू कर दिए। और उन्होंने कहा कि ऐसा है, फिक्स टाइम पे दीजिए। किससे कहा? कृषक से। यानी कि अगर फिक्स टाइम पर आप सब राजस्व कर नहीं देंगे तो आपकी कृषि किसी दूसरे कृषक को दे दी जाएगी। अब बताइए, अब किसान तो एकदम परेशान, भाई 50% देना ही तो देना ही। अगर अगली वर्ष हम नहीं दिए, राजस्व कर नहीं दिए, तो हमारी कृषि भी जा सकती है। एकदम डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि परिवार भी चलाना है। अगले वर्ष पता नहीं फसल होगी कि नहीं होगी, उसको देख करके हमको पहले से एडवांस रखना होगा कि अगले वर्ष भी राजस्व कर देना होगा। दूसरा क्या कर दिए कि जब आपकी कृषि चली जाएगी, दूसरे कृषक को दे दिया जाएगा, तो इन्होंने कहा कि एकदम फिक्स टाइम पे ही दे दीजिए। अब बताइए, जब ऐसा कंडीशन आता था कि कृषि लो होती थी, यानी कहने का मतलब कम होती थी, फसल कम होती थी, तो लोग क्या करते थे? किसान लोग क्या करते थे? किसान लोग जाते थे, जैसा कि दक्षिण में साहूकार की प्रथा चल रही थी। साहूकार से क्या करते थे? लोन लेते थे। और भैया याद रखिए, जब साहूकार से लोन लिए, अब देखिए साहूकार भी कहा कि क्या कहा कि ऐसा है, जितने समय के लिए आप पैसा लोन ले रहे हैं, अगर आप कृषि के फसल हमको नहीं दिए या आप लोन का भरपाई नहीं किए, ऋण चुकता नहीं किए, तो आपकी जमीन हम भी ले लेंगे, आपको जमीन देना पड़ेगा। तो अब देखिए, अंग्रेज के इधर अंग्रेज हो गए या किसान हो गए, अब बीच में कौन आ रहा है? साहूकार लोग आ रहे हैं। उसमें कौन थे? अस्थाई बंदोबस्त में हमने बताया जमींदार तो अंग्रेजों ने चयनित किया था, लेकिन इसमें किसकी शरण से जा रहे हैं? साहूकार किसानों की मदद से जा रहे हैं, मीडिएटर का काम कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि साहूकार जब किसानों की जमीन ले लेते थे, लोन ना भर पाने के कारण जब साहूकार ले लेते थे, तो साहूकार एक दूसरे कृषक को दे देते थे। तो इसी को बटाईदार भी प्रथा कहा गया।
बांट देते थे, इस तरीके से बांट देते थे, क्योंकि साहूकार जब लोन दे रहा है, ऋण दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो किसान किसानी करने तो जाएगा नहीं, और जब किसानी करने जाएगा नहीं तो इसका मतलब दूसरे ही किसान को देगा ना, तो ये बटाईदार प्रथा थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब टॉमस मुनरो कुर्ग, मुंबई, असम में जब राजस्व कर नियम लगाया था 50%, तो फ्रेंड्स 51%, तो याद रखना 1820 में लगाया था। ये बात आपको याद होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें साहूकार राजा बनते गए। अब अंग्रेज फिर सोच क्या रहे हैं, ये तो गजब की विडंबना है, हमने अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया, कर प्रणाली शुरू किया, हमने उसमें टैक्स को, मतलब कि कर जो है मैंने फिक्स कर दिया, फिक्स करने के साथ साथ जमींदार राजा बन गए, और मैंने दूसरा कर प्रणाली शुरू किया रैयतवाड़ी, इसमें साहूकार राजा बन गए। इसलिए उनके दिमाग में तीसरी प्रथा शुरू हो जाती है, महालवाड़ी। तो अब सीधा महाल मतलब होता है गांव, तो याद रखना अब वो गांव के पास जाएंगे, यानी एक गांव के लंबरदार को सौंप देंगे, ऐसे ऐसे कंडीशन है वो आप करेंगे। तो इस तरीके से वो करते थे फ्रेंड्स। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सीधा फंडा है, इनका तीन ही मकसद था, अंग्रेजों का तीन ही मकसद था। एकदम टाइम से पैसा वसूल हो जाए, टाइम से कृषक राजस्व कर दें, अगर नहीं देते तो हमें किस जमीन मिल जाएंगे, और अगला कंडीशन क्या था कि बहुत सख्ती से पैसा वसूला जाता था अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी में। अंग्रेजों को पश्चाताप क्या था, दुख किस बात की थी? दुख इस बात की है कि हम मीडिएटर बिल्कुल नहीं लाना चाह रहे हैं। पहले वाले में किसी तरीके से मुझसे गलती हो गई, जमींदार को लाए, और दूसरे वाले में हमने जमींदार को भी निकाल दिया, लेकिन कृषक के माध्यम से तीसरा बंदा रैयतवाड़ी में आ गया, साहूकार। और अब ऐसा करते हैं, एक तीसरी प्रथा अप्लाई करते हैं। तीसरी प्रथा में आपने देखा होगा, न साहूकार है न जमींदार है, रैयतवाड़ी में तो साहूकार आ गए मीडिएटर के रूप में, वो भी कृषक के थ्रू आए। और उसके बाद महालवाड़ी आता है, महालवाड़ी में न जमींदार है न साहूकार है, डायरेक्ट अंग्रेज गांव वालों से मिलेंगे, जिसे लंबरदार कहा जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं एक बेहतर क्लास में, एक और बेहतर क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।